हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज मनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का यूट्यूब का जो चैनल है, इस पे ही हम जो अपने हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर आई हूँ एशियन हिस्ट्री से क्विक एंड शॉर्ट वे में। तो फ्रेंड, जो टॉपिक है करेंगे हम आज, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या जो टॉपिक है वो हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो आज कुछ न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको हम, जैसे कि पहले मैंने जो टॉपिक प्रोवाइड करवाए हैं हड़प्पा से रिलेटेड है, फिर प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। तो आज हम आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। तो जो न्यू टॉपिक अब से स्टार्ट होंगे, तो वो कौन कौन से उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि ये रहे, वो है वैदिक काल। तो ये वैदिक संस्कृति से जो रिलेटेड है वो टॉपिक हम आज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जो वैदिक संस्कृति है उसके दो भाग आ जाते हैं, जैसे कि दो भागों में बांटी हुई है, जिसमें कि कह लो कि ये ऋग्वैदिक काल आ जाता है और उत्तर वैदिक काल आ जाता है। तो ऋग्वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में बांटकर जानेंगे। तो पहले जो फ्रेंड स्टार्ट करेंगे वो ऋग्वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या क्या चीजें हम जानेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे क्विक एंड शॉर्ट में वो भी हम जान लेते हैं। तो जैसे कि ये रहा जो वैदिक काल का जो पीरियड है, जैसे कि वैदिक में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि वैदिक की जो नदियां हैं, फिर ऋग्वैदिक कालीन और राजनीतिक उनकी जो व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या चीजें, जैसे कि प्रशासनिक इकाइयां, राजा आ जाता है, प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी है, फिर दशराग्य युग जो युद्ध हुआ था वो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो ऋग्वेद काल की जो कुछ अन्य जातियां आ जाती हैं वो उसके बारे में जानेंगे। फिर आ जाता है कि सामाजिक जीवन किस प्रकार का था लोगों का, उस टाइम पर परिवार किस प्रकार का था, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कितने वर्ण थे, वस्तुएं, आभूषण, शिक्षा, तो ये सभी जो चीजें हैं वो सामाजिक जीवन के बारे में ये भी हम कवर अप करेंगे। फिर आर्थिक जीवन जो आ जाता है उसके बारे में, और उसके बाद धार्मिक जो ऋग्वैदिक धर्म कौन से थे, प्रमुख देवता कौन से थे, तो ये सभी जो चीजें हम ऋग्वैदिक काल में कवर अप करेंगे। तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं और सब चीजें जानेंगे क्विक एंड शॉर्ट वे में। यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं, वही चीजें आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। आगे हम जानेंगे जो उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीजें आ जाती है, उसमें भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन आ जाता है, और वो अलग आ जाता है। जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसमें प्रशासनिक इकाइयां, राजा, कर प्रणाली, फिर रत्नी कौन कौन से आ जाते हैं, फिर उनके द्वारा, राजाओं के द्वारा जो युद्ध के लिए जो यज्ञ किए जाते थे, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, जो और भी चीजों के लिए, तो यज्ञ कौन कौन से होते थे, कितने प्रकार के थे, उनके बारे में जानेंगे। फिर आ जाता है कि सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसमें क्या क्या था, वर्ण व्यवस्था जैसे कि ऋग्वैदिक काल में भी थी, आगे चलकर वो किस प्रकार किस चीजों में बटी, तो उसके वजह से कि वर्ण व्यवस्था आ जाती है, आश्रम, स्त्रियों की दशा, गृहस्थ, आर्यों द्वारा किए जाने वाले जो 5 महायज्ञ, ये सब चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आर्थिक जीवन जो आ जाता है, आर्थिक जीवन में जैसे कि ऋग्वैदिक काल में ही था, उसी प्रकार ही उत्तर वैदिक काल में भी है। फिर धार्मिक जीवन कुछ अलग के तथ्य, और जो वैदिक काल में जो शब्दावली यूज होती थी, क्या क्या चीजों को किस नाम से पुकारा जाता था, वो चीजें, तो ये हम सब चीजें जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो इसमें हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे इन टॉपिक के बारे में, जो क्या क्या चीजें हैं वो। तो उसके पहले, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप और भी डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर वहां पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, जाकर जरूर देखिएगा। विद एमसीक्यू सीरीज है, जिनसे आपकी प्रिपरेशन और भी बहुत ही अच्छे वे में होगी। यहाँ पर भी अगर आपको लेसन्स अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कर कर, लाइक कर कर, शेयर कर कर जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारा जो न्यू टॉपिक है वैदिक संस्कृति के बारे में। तो ये रहा, जैसे कि पहले हम जानेंगे कि आर्य जो शब्द था, तो उसके बारे में कि आर्य शब्द गुण का जो घोतक तथा जिसका अर्थ क्या था, श्रेष्ठ या उत्तम। तो आर्य शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब क्या है, कि उनका मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ। सर्वप्रथम 1847 में
लेसिन नामक एक विद्वान ने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था कि ये एक जाति है। जो आर्य थे वो एक जाति है। आर्य मूलतः जो थे ये भाषाई समूह है, क्या है, लेकिन जो आर्य थे वो एक भाषाई समूह के रूप में था। आर्य संस्कृति की जो भाषा थी वो हिंदो यूरोपियन, जिसको कि भारोपीय दो भाषाओं का मिश्रण कहते हैं, वो थी, जिसकी संकल्पना सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दी और बताया था कि वैदिक संस्कृति ग्रीक, लैटिन, आर्य भाषाओं की जननी भारोपीय भाषा थी। तो किसने कहा था? विलियम जोन्स ने, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कि आर्य ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है वो 33 बार प्रयुक्त हुआ है। किसमें? आर्य शब्द ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग किया गया है, इसका यूज हुआ है। फिर वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई थी। इसकी जो जानकारी है वह वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है कि सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक संस्कृति आ जाती है ये ग्रामीण सभ्यता थी आगे चलकर, तो इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि वैदिक काल जो आ जाता है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल जो आ जाता है ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। उसके बाद आ जाता है कि ऋग्वेद का ये काल जो है विंटरनित्य ने निर्धारित किया था कि ये जो कालों के बारे में बताया है वो विंटरनित्य ने बताया है। फिर आगे बताया गया है कि मूल निवास स्थान जो आर्यों के बारे में अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उनके मत के अनुसार कि कौन कौन से हैं। जैसे कि विद्वान जो थे जिसमें कि एक तरफ विद्वान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके निवास स्थान है। जैसे कि जो मैक्स मुलर थे उन्होंने इनका जो बताया है निवास स्थान वो मध्य एशिया बैक्टीरिया देश मनाया बताया है। गाइल्स जो थे उन्होंने बताया है कि हंगरी डैन्यूब नदी घाटी में। पेनकाहॉर्ट जो है उन्होंने जर्मन स्कैंडेनेविया और नेहरिंग जो गॉर्डन चाइल्ड उन्होंने दक्षिणी रूस बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा इनका जो निवास स्थान बताया था वो उत्तरी ध्रुव बताया है। फिर आ जाता है गंगा नाथ झा जो है ब्रह्म ऋषि देश बताया है। फिर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? सप्त सैंधव। उसके बाद आ जाता है दयानंद सरस्वती है, पॉटिजन है जो ये तिब्बत को बताते हैं। एनसीआईआरटी जो है एनसीआईआरटी के द्वारा अल्प पर्वत के पास पूर्व में यूरेशिया के पास इनका जो निवास स्थान वो बताया गया है। फिर उसके बाद आ जाता है राजबली पांडे जो है इन्होंने मध्य भारत बताया है। एल डी काला कश्मीर हिमालय। डी एस त्रिदेव के द्वारा देविका प्रदेश मुल्तान और बेनफे के द्वारा काला सागर। तो ये कुछ विद्वान हैं, विद्वानों के द्वारा जो बताया गया है कि उनका मूल निवास स्थान क्या था आर्यों का। तो प्लीज इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, जहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि भगवान दास जो थे, भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल निवास स्थान किसको बताया है? भारत को। किसने? भगवान दास गिडवानी ने रिटर्न ऑफ द आर्यंस। किसमें? रिटर्न ऑफ द आर्यंस में। फिर बाल गंगाधर तिलक जैसे कि बताया है, ये भी पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक जो पुस्तक थी अंटार्कटिक होम इन द वेदांस जो वेदास है उनमें आर्यों का मूल निवास स्थान किसको बताया है? उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम जेसी रोड जो है उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्टीरिया उसको बताया है। और एडवर्ड मियर जो है जो कि पामीर पठार और ब्रेडेनस्टाइन ने यूरोल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज किर्गिज स्टेप्स मैदान आर्यों का मूल निवास स्थान है वो माना है। उसके बाद हम ऋग्वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं ऋग्वेद काल के बारे में। तो जैसे कि पहले हमने आर्यों के बारे में जाना कि किस प्रकार जो अलग अलग विद्वान थे उनके मत के अनुसार बताया गया कि उनका निवास स्थान कौन सा था, कहाँ से आए थे, तो वो। लेकिन अब हम जानेंगे, स्टार्ट करेंगे जो वैदिक संस्कृति है उसको दो भागों में जैसे कि बांटा था, जिसमें हम पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वैदिक काल जो जिसमें कि ये संस्कृति जो है ये ग्रामीण थी, पशुपालन आधारित एवं राजतंत्रीय थी। आर्य जो थे ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। फिर पशुपालन उनका जो क्या था? मुख्य व्यवसाय था। घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण ही कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि घूमते थे, एक जगह
टिक कर वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, तो इसलिए उनका जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही रहा है। तो घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। फिर आगे आ जाता है कि ग्रंथ क्या था इनका। प्रमुख ऋग्वेद था। ऋग्वेद की अनेक बातें जो है ईरानी जो भाषा के प्राचीनतम जो ग्रंथ माना गया है वेद अवेस्ता। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है इसके बारे में कि जो क्या है ईरानी ईरानी भाषा में जो प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, अवेस्ता, उससे पूर्ण रूप से मिलती है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है, लेकिन ये सिमिलैरिटीज किसके साथ मानी गई है, ईरानी भाषा के जो प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता के साथ। तो आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास वो आए थे। फिर उसके बाद बताया गया है कि ऋग्वैदिक नदियां, तो आर्यों के बारे में जो कि कब आए थे। उसके बाद वैदिक नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि वैदिक संहिताएं, उसमें कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, जबकि 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो जिसमें वर्णित पहली कौन सी है, गंगा नदी। फिर सर्वाधिक उल्लेख वर्णित है स्तुति जिसको की जाती है वो है सिंधु नदी का, उसका जो वर्णन ज्यादा मिलता है। सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र जो है देवकृत योनि तथा दशरथी एवं अप्या इसकी क्या है, सहायक नदी मानी गई है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु हिरण्या है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सरस्वती मानी गई है। फिर ऋग्वैदिक में सरस्वती को क्या क्या नाम से जाना जाता है, नदी तमा, देवी तमा, अम्बी तमा, ये इस नाम से पुकारा गया है किसको, सरस्वती को। तो पवित्र माना गया है तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है, देवी तमा, नदी तमा, मात्र तमा, जहाँ अम्बी तमा। तो ये फिर पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी। ऋग्वेद में ये बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी सरस्वती नदी जो थी ये राजस्थान के रेगिस्तान में विंशान में लुप्त हो जाने का इसमें वर्णन मिलता है, कहाँ पर, राजस्थान में। फिर आ जाता है कि सरस्वती नदी को पाकिस्तान में नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी प्रचलित थे, नाड़ा, रैनी, हकड़ा और वहिंदा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कि ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदी का एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो गंगा का कितनी बार जो नाम आया है और यमुना का, तो गंगा एवं सरयू नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार। फिर ऋग्वेद के 10वां मंडल जो आ जाता है नदी स्तुति में अंतिम उल्लेख नदी गोमती है। फिर सरस्वती एवं उसकी जो सहायक दशरथी नदी के मध्य का प्रदेश ब्रह्मवर्त वो कहा जाता है। ये प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है। अप्या भी सरस्वती की सहायक नदी मानी गई है। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश जो नदियां हैं वो गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती थी। उसके बाद आ जाता है कि ऋग्वेदिक आर्य जो थे ये सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में थे, जिसमें कि सप्त सैंध प्रदेश इसको कहा गया है। उसके आसपास के क्षेत्र थे वहां पर, इसलिए इसको सप्त सैंध प्रदेश कहा गया है। फिर ऋग्वेद में ही नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी भी कहा गया है, तो क्योंकि व्यास के स्थान पर मरुद्विद्या नदी का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद आ जाता है कि ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां हैं, तो ऋग्वेद कालीन जो नदियां आ जाती हैं, जैसे कि पहले क्या नाम थे, वर्तमान नाम क्या है, तो ये जैसे कि सतलुज का पहले वर्तमान नाम जो आजकल है वो सतलुज है, लेकिन प्राचीन नाम क्या था, शतुद्री। चिनाब आज है उसका नाम था अस्किनी। सिंधु का सिंधु ही था। सिंध का सिंध कहते हैं आज के टाइम पीरियड में, लेकिन पहले सिंधु था। तो आज के टाइम पर गोमल कहते हैं नदी, पहले गोमती, सोहन, सुषमा, व्यास, विपासा। इसी प्रकार रावी को क्या कहते थे पहले टाइम पर, परुष्णी, झेलम को वित्सता, कुर्म को क्रुम, काबुल को कुंभा, स्वाद को सुवास्तु, गंडा को सदानीरा। तो ये कुछ जो वर्तमान नाम दिए गए हैं जो आज के नाम है, और ये साइड में प्राचीन नाम उसके सामने दिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं, मैथ चिट में पूछे जाते हैं ये। इस प्रकार जो अफगानिस्तान में है वो है कुंभा, क्रुमु, गोमती, सुवासु, ये अफगानिस्तान में मिलती हैं। इस प्रकार पंजाब में सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास नदियों के नाम पर पड़ा है पंजाब का नाम। जो आगे आ जाता है कि आर्यवर्त। आर्यवर्त जो है हिमाचल के विंध्य पर्वत तथा पूर्व समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक संपूर्ण भाग जो है वो क्या कहलाया है, आर्यवर्त। ऋग्वेद में हिमाचल एवं उसकी जो चोटी थी मंजुवत का जो वर्णन है, और मुंजवंत सोमरस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, मुंजवत,
और किसके लिए? सोमरस के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कि ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक व्यवस्था वो किस प्रकार की थी। तो उसमें पहले आ जाती है प्रशासनिक इकाइयां। उसमें सबसे पहले क्या था कि कुल होता था, ये सबसे राजनीतिक छोटी इकाई होती थी जो परिवार का समूह थी। उसके बाद आ जाता है ग्राम। पहले कुल आता है फिर ग्राम। ग्राम क्या था? ग्राम स्वजनों का एक समूह होता था, उसके रूप में अंकित किया जाता था कि ये एक गांव होता था। कुछ लोगों का कह लो कि जो समूह था वो ग्राम होता था, ना कि पूरा जो गांव उसको कहते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामीण होता था। उसके बाद आ जाता है विश्व। अनेक ग्रामों का जो समूह होता था जिसका प्रधान होता था विश्वपति। तो विश्व शब्द जो था वो 170 बार उल्लेख में आया है ऋग्वेद में। जन जो है, अनेक विषयों का समूह जो होता था जन कहलाता है, जिसका मुखिया कौन था? जनपति या राजा कहलाता है। क्योंकि ग्रामीण जो संस्कृति मानी गई है उसमें पहले कुल आता है, फिर ग्राम आता है, फिर विश्व होता है, फिर जन होता है। तो ये उनकी जो प्रशासनिक इकाइयां किस प्रकार की थी वो। उसके बाद हम आगे चलकर जानेंगे कि ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख है 275 बार आया है। सर्वाधिक जो है जन शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है, जबकि सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है, जबकि जनपद, जन का तो 275 बार है सर्वाधिक, लेकिन जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। राजा एवं पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है और इंद्र का 250 बार हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग वो किया गया था, किंतु ये प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। तो ये प्रभुसत्ता राज्य संपन्न जो सूचक नहीं माना गया, जो राष्ट्र शब्द का जो काम आया है, जो शब्द यूज किया गया है वो उसके लिए। उसके बाद आ जाता है राजा। राजा जो है, ऋग्वैदिक काल में राजा का जो पद अनुवांशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। सीमित जो समिति होती थी उसके द्वारा भी राजा को चुनने के उल्लेख मिलते हैं कि जो समितियां बनाई जाती थी राजा उसके द्वारा चुना जाता था। इस प्रकार ऋग्वेद और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूकत भी है। फिर राजा के कबीले का रक्षक जो होता था, जहाँ गोपा जनस्य तथा पूरा भेता जो नगरों का विजय पाने वाला उसको कहा गया है। राजा के लिए गोप शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में राजा जो होता था ये कबाइली मुखिया होता था, कि कबीले का मुखिया के रूप में माना जाता था। ये किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं होता था, कि जैसे कि एक पूर्ण क्षेत्र का ना होगा, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी वो एक ग्राम का ही माना जाता था। फिर इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, अपितु युद्ध का स्वामी होता था। फिर समिति को राजा को नियुक्त करने एवं पदयाचित करने का भी अधिकार होता था, कि समिति सहमति से राजा को नियुक्त कर सकती है, चुन सकती है, उसको पद मुक्त भी कर सकती है। उसके बाद आ जाती है प्रशासनिक संस्थाएं। तो प्रशासनिक संस्थाएं उनमें कौन कौन सी आ जाती है? जैसे कि पहले सभा। ऋग्वेद में सभा इसका 8 बार प्रयोग किया गया है, समिति 9 बार प्रयोग हुआ है, विदर्थ 122 बार और गण का 46 बार। तो ये सभा, समिति, विदर्थ और गण, तो ये कुछ प्रशासनिक जो संस्थाएं वो मानी गई हैं ऋग्वैदिक काल की। तो कबीलाई संगठनों और सभाओं का उल्लेख है। ये संगठन राजा की शक्तियों का नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा से परामर्श भी देते थे, कि राजा की शक्तियों को नियंत्रित भी रखते थे, राजा को निरंकुश नहीं होने देते थे। और राजा साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे कि क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार होने चाहिए। आगे राजा का निर्णय ही सर्वप्रथम माना जाता था। फिर आगे आता है कि सभा, ये वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। इसमें मंत्री परिषद जो होते थे, मंत्री परिषद कहा जाता है, कि जो सभा सबसे जो बड़े लोगों की। उसके बाद समिति आ जाती है, ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। सामान्य जो लोग हैं उसमें आ जाती है। राजा पर नियंत्रण भी यही रखती थी। समिति में सभापति को ईशान कहा गया है, ये भी है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ईशान कहते हैं, सभापति को ईशान कहते हैं। लुडविंग जो है उन्होंने बताया है कि सभा को अपर हाउस कहते थे और जो समिति होती थी उसको लोअर हाउस कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। विदर्थ क्या थी? ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है। कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा और धार्मिक कार्य ये किए जाते थे, किसमें? विदर्थ में। फिर उसके बाद आ जाता है कि ऋग्वेद काल में महिलाएं भी सभा एवं विदर्थ में भाग लेती थी। फिर ऋग्वेद में वर्णित है कि शीघ्र व्रत और गण आदि ये सैनिकों की इकाइयां थी। फिर उसके बाद इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। उसके बाद आ जाता है दश राज्य यज्ञ, सॉरी युद्ध।
तो ऋग्वेद में जो सातवां मंडल आ जाता है, जिसमें कि पुरुषनी नदी के तट पर ये दशराग्य युद्ध लड़ा गया था, उसका वर्णन मिलता है। इसमें क्या था कि ये युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच में हुआ था। 10 राजाओं में 5 आर्य आ जाते हैं और 5 अन आर्य थे, राजा थे। जो इनका नेतृत्व किया जा रहा था वो पुरु जन का राजा वो कर रहा था। 5 आर्य कबीले कौन कौन से, जिसमें कि पुरु थे, यदु थे, तुर्वसु आ जाता है, अनु आ जाता है, वृद्ध आ जाता है, और इनमें पंचजन्य इसको कहा, क्योंकि 5 है तो इसलिए पंचजन्य कहा गया है, और सरस्वती नदी के किनारे थे ये सभी। दूसरी तरफ 5 आर्यतर जो अन आर्य जिसको कहा गया, जिसमें कि शिव, पक्था, अलिना, भलना और विषाननी, तो ये जो 5 अन्य आर्य थे। दशराग्य युद्ध में भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित कौन था, विशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरे जो पराजित राजा था उसका पुरोहित कौन था, विश्वामित्र। तो युद्ध का कारण क्या था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था, और विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास से युद्ध किया था। तो जो सिंघे कबीले ने सुदास का जो पक्ष लिया था, संजय कबीले के। फिर सुदास ने इसके बाद भेद नामक एक अन्य राजा को भी हराया था। सुदास दिवोदास, किसका, दिवोदास, उसका पुत्र जब पौत्र था, दिवोदास ने भी संबर नामक दास राजा को हराया था। फिर आगे आ जाता है कि सुदास ने इसके बाद भेद नामक एक आर्य राजा को हराया, फिर दिवोदास पौत्र वही कि पुत्र जब पौत्र था, और संबर नामक दास राजा को हराया। फिर उसके बाद बताया गया है कि भरत एवं पुरु के बीच में बाद में क्या हुआ, मित्रता हो गई, और पुरु नामक क्या है, एक नए जन का बाद में उदय हुआ था। कि पहले तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, भरत और पुरु के बीच, लेकिन दोनों ने जब उनके बीच में मित्रता हो गई तो उन्होंने एक नए नाम से, एक नया नाम जो उदय हुआ कुरु, उसके नाम से एक जन उसका उदय हुआ। फिर भरत एवं त्रिसु त्रिसु दोनों एक जन एक ही थे। भरत लोगों के राजवंश का नाम त्रिसु था। फिर भरत जन सरस्वती एवं जमुना के मध्य स्थित सरस्वती घाटी में था, एवं पुरु जो जन था वो सरस्वती के दोनों तरफ में बसा हुआ था। तुर्वसु और क्रीवी मिलकर क्या बना, पांचाल बना। युदु और तुर्वसु का युगम बनता है, तुर्वसु और क्रीवी, तो क्या बना, पांचाल। उसके बाद कुछ अन्य जातियां आ जाती हैं, अनार्य जाति, जिसमें कि अज्य, शिगु, युग, किकिट, पिंचास और सिम्मु। फिर ना अनार्य राजा जिसमें कि भेद, संबर, गुनी, चुमुरी, पिप्यूर। फिर राजा की सहायता के लिए क्या होते थे, पहले तो जैसे कि मंत्री परिषद बना है तो ये, लेकिन राजा की सहायता के लिए सेनानी या सेनापति होते थे, पुरोहित होते थे, ग्रामीणी होते थे, ऐसे पदाधिकारी होते थे। पुरोहित जो होता था ये इसका पद पूर्ण रूप से वंशानुगत होता कि उसके वंश में ही आगे पद जाता था। फिर पुरब क्या था, ये दुर्गपति होता था। स्पर्श, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था, क्या कहते थे, स्पर्श। ब्रजपति जो होता था ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कुल्प क्या था, कुल्प ये परिवार का मुखिया होता था। फिर प्रश्न विनायक क्या होता था, ये वैदिक काल में न्यायाधीश था। फिर उसके बाद आ जाता है चिरुष्णी शब्द, इसका जो प्रयोग था ऋग्वेद में दुर्ग गिराने वाला इंजन होता था, उसको कहते थे। चिरुष्णी शब्द कृषि के लिए आता है। गायों गायों की चोरी रोकने के लिए राजा गुप्तचर भी रखते थे। फिर ऋग्वेद में उल्लेखित है कि अंतिम राजा कौन था, सागर था। गांव के न्यायाधीश गम्यवादिन कहलाते थे। वैदिक देवताओं का पुरोहित क्या था, बृहस्पति था। आर्य लोग युद्ध करते थे, युद्ध करते समय दूध भी बजाते थे, जो एक कह लो कि बाजा टाइप जो होता था, दूध भी उसको कहते थे, दूध भी वो बजाते थे। उसके बाद आ जाता है कि सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में क्या था, पहले परिवार आता है। आर्य समाज क्या था, प्रतिष्ठात्मक था। पिता की संपत्ति का पुत्र ही अधिकारी होता था। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त जो सम्मान दिया जाता था। ऋग्वेद में पिता शब्द जो था वो 335 बार और माता शब्द 234 बार आया है। शून्य शोप आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था, और आख्यान शून्य शोप आख्यान में ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण से ही मिलता है। उसके बाद आ जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान, इसमें पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। तो पहले जो ऋग्वैदिक काल था उसमें स्त्रियों को बहुत ही महत्व
रूप से उनका स्थान जो उनको दिया जाता था, धार्मिक कर्म कांड में भी उनको समान रूप से अधिकार थे, साथ बिठाया जाता था। लेकिन आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो निम्न होने शुरू हो चुकी थी। ऋग ऋग्वेद में पत्नी को यादस्तम अर्थात गृहिणी, पत्नी ही ग्रह है। क्या है? पत्नी ही ग्रह है, ये कहा गया है। इस प्रकार सम्मान दिया गया। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। जो संयुक्त परिवार होते थे उस टाइम पर इस प्रकार की प्रथा थी कि सभी एक ही परिवार में इकट्ठे रहते थे। उसके बाद आ जाता है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्या था कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था में चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। फिर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो आ जाता है, जिसमें कि विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। उसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति उसकी भुजाओं से, वैश्य की जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। फिर वैश्य एवं शूद्र शब्द का ऋग्वेद में केवल एक बार ही उल्लेख हुआ है। वैश्य शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में हुआ है और शेष ग्रंथ में विश्व शब्द मिलता है। शूद्र का जो है कह लो कि सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रारंभ में तो 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में उस समय उद्भव हुई और सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। इसके बाद ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। इसके 9वें मंडल में ही एक ऋषि द्वारा यह कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता अन्न पीसने वाली है और साधन भिन्न है, और परंतु सभी धन की कामना करते हैं। तो ये एक ऋषि के द्वारा कहा गया था। उसके बाद आ जाता है कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कि जो वर्ण था वो शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं जो व्यवसाय किस प्रकार का था उस प्रकार जो वर्ण था वो उस प्रकार उनको माना गया था। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 भागों में थी, जिसमें कि पहले पुरोहित आ जाता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये 4 वर्णों में विभक्त थी। तो ये फ्रेंड्स आज के जो टॉपिक थे जिसमें हमने क्या क्या जो चीजें थी स्टार्टिंग से लेकर ऋग्वैदिक टाइम, फिर बाद में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी वो, और ये सब चीजों को जाना। आज के लिए तो इतना ही। आगे हम और जो जो बाकी के हिस्से हैं जो ऋग्वैदिक काल के, जिसमें कि हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, देवता, ये सब चीजें नेक्स्ट में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको लेसन अच्छे लगेंगे, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। अगर और डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे वे में हो जाएगी। तो जाकर जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी उन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, वहां पर भी आपको अगर लेसन्स अच्छे लगे तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।